नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो दोस्तों, मैं आपका दोस्त प्रवीण सर आज मैं आप सभी लोगों को साप्ताहिक कार्यक्रम में बताने वाला हूं दोस्तों एमएसपी के बारे में। तो दोस्तों, आप मुझे मात्र 15 से 20 मिनट समय दीजिए, मैं आपको एमएसपी के बारे में बहुत अच्छे से कवर करा दूंगा। ठीक है, यानी कि आपका जो टॉपिक होगा बहुत अच्छे से कवर कराऊंगा। आप इसको जानने के बाद कहीं पर भी किसी बात को आप रख सकेंगे। ठीक है, किसी के सामने भी यदि आपको बात करना हो एमएसपी के बारे में तो आप बिना हेजिटेशन के आप एमएसपी के बारे में चर्चा कर सकते हैं। यहां पर आपकी नॉलेज ही एनहेंस नहीं होगी बल्कि आपके एग्जाम में भी यह रिलेवेंट होगा। दूसरी चीजें मैं आपको बताना चाहूंगा कि साप्ताहिक कार्यक्रम में मेरा 1 से 2 वीडियो जा चुका है। एक वीडियो मेरा जो है अभी जो हाल ही समय में लव जिहाद अधिनियम 2020 बनाया गया उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा, उसको भी मैंने बहुत अच्छे से कवर कर दिया है। अब आपका दायित्व बनता है कि आप उसको देखिए और अपने नॉलेज को एनहेंस कीजिए, यानी कि अपने नॉलेज को बढ़ाइए दोस्तों। तो दोस्तों, आइए बात करते हैं, किसी और बात की चर्चा ना करते हुए यहां पर बात की जा रही है दोस्तों एमएसपी क्या होता है। देखिए हमने पॉइंट में सारी चीज मेंशन किया हुआ है। क्यों किया हुआ है? ताकि आपको समझ में आए। सबसे पहली बात की जाती है कि एमएसपी क्या होता है दोस्तों, एमएसपी की शुरुआत कब हुई थी। दूसरा पॉइंट क्या कहता है, एमएसपी की शुरुआत कब हुई थी। और तीसरा पॉइंट कहता है दोस्तों कौन सा आयोग एमएसपी तय करता है। ठीक है, और यह चौथे पॉइंट कहता है यह कैसे तय होती है। और पांचवा पॉइंट क्या कहता है दोस्तों, एमएसपी में यानी कि क्या क्या समस्याएं हैं और किसानों से संबंधित क्या समस्याएं हैं। तो आइए बात करते हैं, किसी और बात की डिस्कशन को ना करते हुए हम अपने टॉपिक को आगे बढ़ाएंगे। तो दोस्तों, यहां पर सबसे पहले बात करते हैं हम एमएसपी का फुल फॉर्म क्या होता है। एमएसपी की फुल फॉर्म की बात करें दोस्तों तो मिनिमम सपोर्ट प्राइस होता है। क्या होता है दोस्तों? मिनिमम सपोर्ट प्राइस। ठीक, अगर इसको हिंदी में हम कन्वर्ट करते हैं तो न्यूनतम समर्थन मूल्य। क्या होता है दोस्तों? न्यूनतम समर्थन मूल्य जो होती है उसे क्या कहा जाता है? एमएसपी कहा जाता है दोस्तों। ठीक है, एक मिनट आगे बात करते हैं दोस्तों एमएसपी का मतलब क्या होता है। एमएसपी से तात्पर्य होता है दोस्तों कि सरकार क्या करती है, किसान के फसल के लिए एक न्यूनतम मूल्य निर्धारित करती है जिसे क्या कहा जाता है? एमएसपी कहा जाता है। सरकार क्या करती है, किसानों के लिए एक न्यूनतम मूल्य निर्धारित करती है दोस्तों, तो उसे क्या कहा जाता है? एमएसपी कहा जाता है। ठीक है, यह क्या होता है, यह एक तरह से सरकार की तरफ से गारंटी होती है। यह क्या होती है दोस्तों? सरकार की तरफ से एक गारंटी होती है। किसकी? एमएसपी की दोस्तों। आइए बात करते हैं एमएसपी की शुरुआत कैसे हुई थी और कब हुई थी दोस्तों। तो दोस्तों, मैं आपको लोगों को एक बार महसूस कराना चाहूंगा। आप एक बार खुद कल्पना कीजिए 1947 के बाद हमारा देश जब आजाद हुआ होगा तो उस समय क्या हमारे पास कैसी व्यवस्था रही होगी, हमारे पास कृषि की कैसी व्यवस्था रही होगी। पहली चीजें अगर हम बात करें तो हमारे पास मान लो उत्पादन क्षमता बढ़ भी गया होगा। ठीक है, हमने उत्पादन करते भी रहे होंगे लेकिन हमारे पास भंडारण क्षमता नहीं थी। ठीक है, हमारे पास का मतलब होता है हमारे किसान भाई के पास। ठीक है, तो दरअसल आजादी के बाद ठीक है भारत के दूसरे प्रधानमंत्री जो लाल बहादुर शास्त्री जी थे उनके समय की बात है दोस्तों। दरअसल क्या हो रहा था कि आजादी के बाद क्या हुआ था, यानी लाल बहादुर शास्त्री जी के समय में किसानों ने एक आंदोलन किया। किसानों ने आंदोलन किया और बताया उस आंदोलन में कि देखिए, जब हमारे पास बहुत ज्यादा बम्पर उत्पादन हो जाता है तो क्या होता है कि हमारा लागत तक नहीं निकल पाती, यानी हमारी लागत तक नहीं निकल पाती, जिससे कि हम बहुत ज्यादा परेशान रहते हैं। ठीक है दोस्तों, इसी के संदर्भ में इन्होंने देखा और पूछा कि ऐसी, और किसान क्या कर रहे थे, इसी के लिए आंदोलन भी कर रहे थे क्योंकि उनके पास तो भंडारण क्षमता भी नहीं था, बहुत अधिक बेचते थे। अगर अपने माल को बेचते थे, प्रोडक्ट को बेचते थे, उनके क्या होता था दोस्तों, उनकी एक तरीके से लागत तक नहीं निकल पाती थी, जिसके कारण प्रधानमंत्री श्री लाल बहादुर शास्त्री जी ने इस बात को संज्ञान लिया। और संज्ञान लेने के बाद उन्होंने क्या किया, एक कमेटी का गठन किया। और वो कमेटी कब बनी थी दोस्तों? 1 अगस्त 1964 को।
वह कमेटी कौन सी बनी थी दोस्तों? 1 अगस्त 1964। 1 अगस्त 1964 को एक कमेटी इन्होंने बनाई। किसके अध्यक्षता में? एल के झा के अध्यक्षता में। एल के झा के अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया और इनसे बोला गया कि आप क्या करिए, अनाजों की कीमतों के लिए आप अनाजों की कीमत तय करिए। ठीक है, तो इस समिति ने पहली बार क्या हुआ, इस समिति ने पहली बार क्या किया? एमएसपी तय किया। ठीक है, पहली चीजें मैंने क्या बताया, किसके समय में इसकी शुरुआत हुई? लाल बहादुर शास्त्री जी, भारत के दूसरे प्रधानमंत्री के जो थे उनके समय में, और उन्हीं के द्वारा एक तरीके से, उन्हीं के नेतृत्व में एक तरीके से शुरुआत की गई, क्योंकि उन्हीं की सिफारिश पर और उन्हीं के वजह से एक समिति का गठन हुआ। उस समिति का नाम क्या था? एल के झा समिति, जिन्होंने एमएसपी तय करने के काम किया। ठीक है, तो पहली, और वह यह समिति की गठन कब की गई थी दोस्तों? 1 अगस्त 1964। तो पहली बार एमएसपी तय कब हुआ था? अब प्रश्न यहां बनता है, बात यहां हमारी आके अटक जाती है कि भाई आपने सब कुछ बता दिया सर आपने, लेकिन एमएसपी कब पहली बार तय हुई और किस उत्पादन के लिए पहली बार एमएसपी तय हुई? तो दोस्तों मैं आप सभी लोगों को बताना चाहूंगा, पहली बार जो एमएसपी तय हुई थी 1966 से लेकर 1967 के बीच गेहूं के लिए। पहले जो अनाज था 1966 से लेकर 1967 में दोस्तों, और किसके लिए तय हुआ था? गेहूं के लिए। कौन से फसल के लिए दोस्तों? गेहूं के लिए। गेहूं के लिए पहली बार एमएसपी तय हुआ था। ठीक है, तय हुई थी दोस्तों, या हुआ था, कब हुआ था दोस्तों? 1966 से लेकर 1967 में। किसके समिति? एल के झा की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया था और उन्हीं की सिफारिश पर तय हुआ था दोस्तों। आइए बात करते हैं इसके आगे की स्टोरी। आगे की स्टोरी में क्या कहा जा रहा है दोस्तों? अब बात यहां पर आके समझ में आती है, यहां तक तो हमने समझ लिया दोस्तों कि एमएसपी की शुरुआत कब हुई और कैसे हुई और यह कैसे संचालन में यानी प्रक्रिया में आई दोस्तों। अब बात आती है दोस्तों, नेक्स्ट बात आती है, कौन सा आयोग है जो एमएसपी तय करती है। ठीक है, तो बात मैं आपको बताना चाहूंगा दोस्तों, कृषि लागत एवं मूल्य आयोग। कौन सा आयोग है दोस्तों? कृषि लागत और मूल्य आयोग। कृषि लागत और मूल्य आयोग क्या करता है दोस्तों? यह तय करता है, किसके लिए तय करता है? एमएसपी तय करता है, उत्पादन यानी फसलों के लिए तय किया जाता है। एमएसपी कौन तय करता है दोस्तों? वो है आपकी कृषि लागत और मूल्य आयोग तय करता है। ठीक, दूसरी चीजें मैं आपको इसमें दूसरा पॉइंट बताना चाहूंगा कि अलग अलग फसलों के लिए अलग अलग एमएसपी तय होती है दोस्तों। और कई चीजें ऐसे भी हैं, जैसे कि गन्ना फसल के लिए गन्ना आयोग बनाया गया है। ठीक है, देखो एक चीज यहाँ ये भी समझने वाली है, अलग अलग फसलों के लिए अलग अलग एमएसपी तय होती है। जैसे गेहूं के लिए अलग एमएसपी होती है, चावल के लिए अलग एमएसपी होती है, दाल के लिए अलग एमएसपी होगी, यानी कि अलग अलग फसलों के लिए अलग अलग एमएसपी तय होती है। लेकिन एक उत्पादन ये भी है, जैसे गन्ना उत्पादन है या गन्ना की जो फसल होती है उसके लिए कौन सा आयोग है दोस्तों? एमएसपी कौन तय करता है? गन्ना आयोग करता है। कौन करता है? गन्ना आयोग करता है। ये आपके लिए अतिरिक्त जानकारी है। ठीक है, ये आपके लिए अतिरिक्त जानकारी है कि गन्ना की फसल के लिए गन्ना आयोग क्या करता है? एमएसपी तय करता है दोस्तों। अब आइए बात करते हैं कि तय कैसे होती है, क्या आधार होता है एमएसपी तय करने की दोस्तों। ठीक है, एमएसपी तय करने की आधार दोस्तों दरअसल ये होता है कि यह आयोग, जो आपका आयोग है मैंने आपको बताया, कृषि लागत और मूल्य आयोग, ये क्या काम करता है दोस्तों? यह क्या करता है? अलग अलग इलाकों में जाता है और किसी खास फसल की, कोई खास फसल की प्रति हेक्टेयर लागत चेक करता है। ठीक है, प्रति हेक्टेयर, मान लो प्रति हेक्टेयर लागत चेक करता है और उससे पूछता है कि कितनी लगी है, यानी कि खेती के दौरान प्रति हेक्टेयर में कितना खर्च आया दोस्तों। ठीक है, खेती के दौरान देखिए ये क्या करता है, आयोग जाता है अलग अलग क्षेत्रों में जाता है या अलग अलग इलाकों में जाता है दोस्तों ये आयोग, और क्या करता है दोस्तों?
वहां पर पूछता है कि प्रति हेक्टेयर में कितना लागत लगी, यानी कि खेती के दौरान कितना खर्च आया। ठीक, खेती के दौरान कितना खर्च आया दोस्तों, यह आयोग चेक करता है। दूसरा इसका आधार होता है कि सरकारी एजेंसियों की स्टोरेज क्षमता कितनी है, ये भी ये देखता है कि सरकारी जो एजेंसियां हैं उनके पास भंडारण क्षमता कितनी है दोस्तों। ठीक, दूसरी चीजें ये भी ये देखता है कि वैश्विक बाजार में यानी कि ग्लोबल मार्केट में उस अनाज की मांग और उसकी उपलब्धता कितनी है। देखो कितने ये लोग क्या करते हैं, एमएसपी जब तय करते हैं कितने सारी चीजों को ये लोग ध्यान देते हैं। अब आप खुद ही समझिए, आप स्वयं में विचार कीजिए, इतने सारे एक तरीके से तथ्य इकट्ठा करते हैं तब कहीं पर ये लोग एमएसपी तय करते हैं दोस्तों। आप खुद विचार कीजिए और कमेंट बॉक्स में आप हमें जरूर बताइएगा। दूसरी चीजें मैंने आपको क्या बताया, ये देखते हैं उस फसल की वैश्विक बाजार यानी कि ग्लोबल मार्केट में, इंटरनेशनल मार्केट में देखा जाए तो उस अनाज की मांग कितनी है और उपलब्धता कितनी है। ठीक है, उसके हिसाब से लोग क्या करते हैं, आदि तमाम तरह के आंकड़े को इकट्ठा करते हैं, तब ये लोग क्या करते हैं, एमएसपी तय करते हैं। और दोस्तों इतना ही नहीं, ये लोग इतने जो तथ्य होते हैं उसको तो इकट्ठा करते हैं, उसके बाद क्या होता है दोस्तों, इसके बाद सभी हितधारकों और विशेषज्ञों से ये लोग क्या करते हैं, सुझाव लेते हैं। जितने भी हितधारक होते हैं, शेयर होल्डर होते हैं दोस्तों, और जो विशेषज्ञ होते हैं उनसे आप सुझाव लेते हैं, सारे तथ्य को इकट्ठा करते हैं और सारे तथ्य को इकट्ठा करने के पश्चात क्या करते हैं, विशेषज्ञों और हितधारकों से क्या करते हैं, सुझाव लेते हैं दोस्तों। दूसरी चीजें और इसका अंतिम चरण ये होता है दोस्तों, आर्थिक मामलों की, जो इकोनॉमिकल मामलों की मैटर्स की होती है, कैबिनेट समिति पर या उनके पास जाता है, तब यह निर्णय लिया जाता है कि अब कितनी एमएसपी होनी चाहिए। अब आपको समझ में आ रहा है कि नहीं, एमएसपी कैसे तय होती है और कितनी लंबे प्रोसेस के साथ ये लोग तय करते हैं। ठीक है, अब आप स्वयं विचार करके आप हमें बताइए कि देखिए, मैं सरकार के ऊपर किसी प्रकार की टिप्पणीजनक बातें नहीं कर रहा हूं, लेकिन जो हमारे देश की प्रक्रिया सिस्टम है, जो प्रोसेसिंग सिस्टम है, कितनी लंबी है, कितनी सारी चीजें होती है, तब कहीं पर एक काम हो पाता है। यानी कि लास्ट में क्या होता है, आखिरी में क्या होता है, कैबिनेट समिति, जो मंत्रिमंडल समिति होती है दोस्तों, वह निर्णय लेती है कि अब एमएसपी तय कैसे होता है। अभी आपको ये भी मैं बता दूंगा, आपको मैं एक चीज और बताने वाला हूं जो आपको जानकर हैरानी होगी दोस्तों। ठीक है, आप सोचकर यह सोचेंगे कि वाकई में कैसे चीजें एमएसपी तय होती है दोस्तों। देखो, मैं आपको बताऊं दोस्तों कि जो एमएसपी तय की जाती है वो आप सोच रहे होंगे अभी तक आपके मन में ये चल रहा होगा कि जब गेहूं, धान, दाल, चावल, गेहूं, जितने भी चीजें होती हैं, 12 से 15 फसल जो होती है हमारे देश में, वो जब फसल होने के बाद एमएसपी तय की जाती है ना, आपके मन में तो यही चल रहा होगा। मुझे पता है कि आपके मन में ये चल रहा होगा कि जब फसल हो रही होगी या फसल के दौरान होगा तभी एमएसपी तय की जाती है। तो दोस्तों आप गलत सोच रहे हैं, ऐसे एमएसपी तय ही नहीं होती है। तय कब होती है दोस्तों, हर साल क्या होता है, बुआई के पहले, जैसे मान लो अब गेहूं की बुआई होने वाली है, तो उससे पहले ही सरकार क्या कर देती है, एमएसपी तय कर देती है दोस्तों। जब सरकार एमएसपी तय कर देती है तो आप सोचिए कि किसानों को कितना फायदा होता होगा और कितना घाटा होता होगा। उसी के कारण किसान क्या कर रहे हैं, सरकार से अपनी मांग कर रहे हैं कि एस स्वामीनाथन की रिपोर्ट की मांग को आप लागू करिए, क्योंकि वहां पर कहा गया है कि किसान जो है स्वयं के एमएसपी तय करेंगे, किसान स्वयं एमएसपी तय करेंगे। अब आप सोचिए यहां पर, अगर दोस्तों बुआई से पहले ही एमएसपी तय की जाएगी तो क्या होगा, मान लो क्या हुआ कि एक तरीके से उत्पादन अच्छा हो गया, तो चलो ठीक है, एमएसपी कम है, किसान क्या करेगा, बेच देगा अपना प्रोडक्ट, यानी कि उसका जो अनाज है उसको बेच देगा। ठीक है, यहां तक तो ठीक है, उसको मान लो थोड़ा बहुत फायदा हुआ। लेकिन दोस्तों आप ये सोचिए एक बार, आप खुद एक बार विचार कीजिए, अगर किसान का जो उत्पादन क्षमता है, जो किसान की एक तरीके से गेहूं की उत्पादन क्षमता है, उसमें कमी आ गई, जितना वो अपेक्षा करता है उससे कमी आ गई, तब भी तो उसको उसी रेट में बेचना पड़ेगा।
एमएसपी के रेट पर भी बेचना पड़ेगा। कॉर्पोरेट सेक्टर कोई लेने वाला नहीं रहेगा, वो देखेगा एमएसपी इतना है तो उससे 2 रुपए आगे बढ़ा के लेगा बस। तो किसान क्या करेगा? आप सोचिए एक बार, आप स्वयं विचार कीजिए। ठीक है, मेरा काम, मैं सरकार की किसी प्रकार का विद्रोह नहीं कर रहा हूं, सरकार के खिलाफ बात नहीं कर रहा हूं, बल्कि आपको सोचने वाली, क्योंकि आप भारत के एक जिम्मेदार नागरिक हैं और यू आर गोइंग टू बिकम एनी ऑफिसर। आप कोई ना कोई ऑफिसर बनने जा रहे हैं दोस्तों, तो आपका भी परम कर्तव्य बनता है, दायित्व बनता है कि आप भी इन चीजों पर विचार कीजिए। समझ में आया कि नहीं दोस्तों? अब आप खुद सोचकर हमें बताइएगा कि मेरे द्वारा कही गई चीजें, यानी कि देखो मेरे द्वारा नहीं है, एक तरीके से रिपोर्ट है, उन्हीं रिपोर्ट को मैं आपको पढ़ा रहा हूं। ठीक है, आइए बात करते हैं, थोड़ी सी और समस्या है इसमें, समस्या के बारे में। एक प्रश्न और भी बात आती है यहां पर दोस्तों कि क्या क्या समस्याएं हैं। देखो एक चीज ये होती है, समस्याएं क्या है दोस्तों, यानी कि हमारा आज का लास्ट पॉइंट है, समस्या क्या है दोस्तों? सभी फसलों की सरकारी खरीद ना होना। समस्या यह है कि सभी फसल है, सभी के एमएसपी तय भी नहीं होती है। दूसरी चीज ये होती है, सरकार क्या करती है, 20 से ज्यादा फसलों की एमएसपी तय करती है, बस 20 से ज्यादा फसलों की एमएसपी तय करती है। बहुत सारे ऐसे फसल होते हैं जिनकी एमएसपी तय नहीं की जाती है, लेकिन आमतौर पर सरकारी स्तर पर खरीद केवल गेहूं और धान पर ही होती है। लेकिन देखा गया है दोस्तों, यहां पर पाया गया है रिपोर्ट में कि ज्यादातर सरकार क्या खरीदती है, या तो गेहूं की फसल को खरीदती है या चावल की फसल को खरीदती है, और इससे इतर वो चीजें ज्यादा नहीं खरीदती है। अब आप स्वयं विचार करके हमें बताइएगा। और इतना ही नहीं दोस्तों, सभी किसानों का फायदा एमएसपी पर नहीं मिल पाता है। सभी किसानों, देखो जो बड़े किसान हैं उनको तो एक तरीके से फायदा मिल जाएगा, लेकिन छोटे किसान जो रहेंगे उनको एक तरीके से, आप सोचिए अगर मान लो गेहूं उनकी लागत लगी है 500 रुपए और उन्हें मिल रहा है 510 रुपए, तो आप बताइए उनको क्या फायदा हुआ? आप खुद बताइए, आप खुद सोचकर बताइए। अगर आपने पूरे साल मेहनत किया और पूरे साल में आपकी जो गेहूं की उत्पादन क्षमता है या उत्पादन गेहूं की कीमत है, मान लो 500 रुपए क्विंटल है दोस्तों, ठीक है, 500 रुपए क्विंटल मार्केट में बिक रही है, मान लो 10 रुपए सरकार ने बढ़ा के ले रही है, ठीक है, एमएसपी 510 रुपए। तो बताइए अगर उसने पूरे साल मेहनत किया दोस्तों और उसे 10 रुपए फायदा हो रहा है, तो आप बताइए वो कैसे काम करेगा, कैसे अपने जीवन को आगे बढ़ाएगा, कैसे अपने बच्चों को पढ़ाएगा, कैसे वो क्या करेगा? आप स्वयं विचार करके हमें बताइएगा दोस्तों। तो दोस्तों आज के लिए हम यहीं पर अपने टॉपिक को विराम देंगे। नेक्स्ट टॉपिक के लिए क्या होना चाहिए आप स्वयं चाहो तो कमेंट करके हमें बता सकते हैं, मैं उस टॉपिक को साप्ताहिक कार्यक्रम में कवर कर दूंगा, और नहीं तो मैं तो लेकर आऊंगा ही दोस्तों अपने आप से। तो दोस्तों आज के लिए आप हमें इजाजत दीजिए, थैंक यू सो मच, और साथ ही साथ दोस्तों शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट जरूर कीजिए। तो दोस्तों नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय खंड भारत।